नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी चौथी क्लास है संविधान से संबंधित। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो होगी क्लास 4। ठीक है, क्लास 4 है हमारी, और ये जो क्लास 4 है वो सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो क्लास का वीडियो है आपके व्यापम, PSC, ठीक है, ADO, RI, SI, ये सारे एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है हमारा शेड्यूल। हमारे टॉपिक का आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है? शेड्यूल। चलिए आइए, शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं इस क्लास में कि शेड्यूल, देखो शेड्यूल आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल से संबंधित। क्लास देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्लास देखने से क्या मिसलेनियस, क्या अलग आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं शेड्यूल में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि शेड्यूल क्या है। भाई क्या होता है शेड्यूल, किसको बोलते हैं शेड्यूल? ठीक है, शेड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आवश्यकता क्यों पड़ गई? ठीक है, अगर जैसे कि क्योंकि संविधान का भाग है शेड्यूल, तो क्या शेड्यूल में संशोधन हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, और कितने शेड्यूल है हमारे पास, कितने अनुसूची है हमारे पास, कितनी अनुसूची है, कितनी अनुसूची है हमारे पास, ये हमको जानना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। अगर बात करें हम कि शेड्यूल क्या है, ठीक है, अगर हम ये बात करें कि शेड्यूल क्या है, तो हम ये देखते हैं कि शेड्यूल जो है वो अनुच्छेदों की विशेषता बताता है। ठीक है, शेड्यूल क्या करता है? अनुच्छेदों की विशेषता बताता है या उसका स्पेसिफिकेशन देता है। अनुच्छेदों की विशेषता बताने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी एक हम संविधान को क्या बोलते हैं? रूल्स और रेगुलेशन का संग्रह, डॉक्यूमेंट है वो। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट है, और वो रूल्स और रेगुलेशन क्या रहते हैं? आर्टिकल्स के फॉर्म में संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो कितने रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं? तो 395 रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, मतलब 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। अब ये 395 जो अनुच्छेद हमारे संविधान में वर्णित है, उन वर्णित अनुच्छेदों की विशेषता बताने का या उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी ऐड करने का काम क्या करता है? अनुसूची। सामान्य तौर पे अनुसूची को अगर मैं परिभाषित करूं तो ये एक व्यवस्थित संरचना होती है जिसमें जानकारियां पुट की जाती है। ठीक है, एक व्यवस्थित संरचना है, एक व्यवस्थित फॉर्मेट है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां प्रस्तुत की जाती है। अब इसकी पहला जो दूसरा पॉइंट ये होता है कि अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। बच्चों, अनुसूची की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमको पता है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और समय के साथ साथ संविधान में अन्य नई नई चीज़ों की जोड़ने की ज़रूरत पड़ती गई हमको। ठीक है, और सारी चीज़ों को हम संविधान में नहीं लिख सकते थे, कुछ कुछ प्रावधानों से जुड़ी डिटेलिंग हमको संविधान के बाहर विस्तार से लिखना था, इसलिए हम उसमें क्या जोड़े? अनुसूची जोड़े। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने शेड्यूल हैं हमारे पास, कितने शेड्यूल हैं या कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास, कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास? तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं हमारे पास। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन स्टार्टिंग में, प्रारंभ में स्टार्टिंग में हमारे पास
12 अनुसूचियां नहीं थी। स्टार्टिंग में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने संविधान में 4 अनुसूचियां और ऐड की, और ये जाके फिर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई है? 12 अनुसूचियां हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अभी 2024 तक हमारे संविधान में 4 अनुसूचियां ऐड की गई है। हो सकता है 2025 आते तक 2-4 अनुसूचियां और ऐड की जा सके, ठीक है। मतलब जो हमारी अनुसूचियां हैं, जो हमारी शेड्यूल है, वो परिवर्तनशील है। आने वाले समय में हो सकता है हमको और अनुसूचियां ऐड होते इसमें दिखते जाए। अभी 12 है, आने वाले समय में 14 हो सकती है, 15 हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम अनुसूचियों को समझने का प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि हमारे पास कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल अनुसूचियों की संख्या है हमारे पास 12, ठीक है। लेकिन अगर एक एक करके चर्चा करें सभी में, तो पहली अनुसूची है हमारी, पहला शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में हम बात करते हैं स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। राज्यों की बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो पहले शेड्यूल में हम अनुसूचियों में उसके नाम, नेम ऑफ स्टेट या नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई मतलब जो स्टेट की जो टेरिटरी है, उसका जो ज्यूडिक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कि वो जिस राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? शेड्यूल 1 में मिलेगा। ऐसे ऐसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के नाम आपको कहाँ मिलेगा? शेड्यूल 1 में मिलेंगे, ठीक है। और शेड्यूल 1 से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में कितने ज्योग्राफिकल बाउंड्री कितनी है उसकी, इसका विवरण आपको किस में मिलेगा? शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितनी जानकारी है, मतलब कि उसके नाम से संबंधित जानकारी, उसके क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी, ये पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? शेड्यूल 1 में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बच्चों? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 किससे जुड़ता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टेरिटरी से जुड़ता है, उसके नामों का विवरण से जुड़ता है। ये भांति चीज़ें आपको इसमें मिलती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान के चलो, अब भैया अभी तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब हमारे जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में नहीं लाया था, तो हमारे पास 28 राज्य नहीं थे, हमारे पास 29 राज्य थे। कितने राज्य थे हमारे पास? 29 राज्य थे, और 6 हमारे पास क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी थे। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अनुसूची 1 में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब कि संविधान संशोधनों के माध्यम से जब भी आप संविधान में नए राज्यों का गठन करेंगे या ऐसे कोई राज्य जो विदेशी हिस्सा है उनको भारत में शामिल करेंगे, वो सारे संशोधनों का प्रभाव आपको अनुसूची 1 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अनुसूची 1 में क्या अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, एक प्रश्न, चलिए ये तो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 2 हमारे बात करता है वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में, सुविधाओं के बारे में, ठीक है। और शेड्यूल 2 में बोला गया है इमोल्यूमेंट के बारे में, अलाउंस के बारे में और प्रिविलेजेस के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में, क्या क्या चीज के बारे में बात किया गया है? इमोल्यूमेंट
अलावेंस और प्रिविलेजेस के बारे में बात किया गया है। किसके, ये सारी जो सुविधाओं की बात किया गया है वो किसके लिए बात किया गया है? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे गवर्नर, हमारे लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, और जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, ठीक है, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि शेड्यूल 2 के बारे में बात करें तो उसमें बोला गया है जो भी सैलरीज होगी, अलावेंस होंगे या प्रिविलेजेस होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको विवरण कहाँ मिलेगा? शेड्यूल 2 में मिलेगा। किसके इमोल्यूमेंट या सैलरी जिसको बोलते हैं, अलावेंस या प्रिविलेजेस के बारे में बात किया गया है? तो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति महोदय के, गवर्नर महोदय के, गवर्नर के, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के, ठीक है, या राज्यसभा के सभापति के या उपसभापति के, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, और कैग के अधिकारियों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? सैलरी, अलावेंस या भत्ते और प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल 3 की, शेड्यूल 3 की, तो शेड्यूल 3 बात करता है बच्चों ओथ के बारे में। किसके बारे में बात करता है? ओथ के बारे में बात करता है, ठीक है। अब शेड्यूल 3 किसको ओथ दिलाने के बारे में बात करता है? तो शेड्यूल 3 ओथ दिलाने के बारे में बात करता है जो भी पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है उसका जो कैंडिडेट होगा, जो भी मेंबर होगा और जो भी इसका मिनिस्टर होगा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट का इलेक्शन या संसद का इलेक्शन जो होगा या यूनियन का जो इलेक्शन होगा, यूनियन के इलेक्शन में जो भाग ले रहे हैं कैंडिडेट, उसको शपथ दिलाने की बात करता है। मतलब कि जो भी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जब वो फॉर्म भरता है कैंडिडेट बनने के लिए जब वो फॉर्म भरता है, तो जब वो फॉर्म भरते समय जो फॉर्म भरेगा उसमें शेड्यूल 3 के तहत शपथ लेना पड़ता है उसको। अगर जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है या वो क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो जो फॉर्म भरता है उसके तहत उसमें भी उसको किसकी शपथ लेनी पड़ती है? शेड्यूल 3 की शपथ लेनी पड़ती है। जब वो मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है, तो देखो आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बार शपथ लेते हो और मिनिस्टर बनने के बाद फिर से एक बार शपथ लेते हो। मतलब जो मंत्री रहते हैं वो 2 बार शपथ लेते हैं, एक बार सदस्यता की शपथ लेते हैं, एक बार मंत्री पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूनियन के ये सब बनते हो तो यूनियन के साथ ही साथ आपको अगर विधानमंडल का या स्टेट लेजिस्लेचर का कैंडिडेट, मेंबर या मिनिस्टर बनने का अवसर मिलता है, तो भी आप किसके तहत शपथ लोगे? शेड्यूल 3 के तहत शपथ लोगे। उसके साथ ही साथ अगर आप जजेस के रूप में शपथ लेते हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो आपको शेड्यूल 3 के तहत क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। यदि आप कैग के रूप में शपथ लेते हो तो भी आप किसके तहत शपथ लोगे? शेड्यूल 3 के तहत शपथ लोगे, ठीक है। किसके तहत शपथ लोगे? शेड्यूल 3 के तहत शपथ लोगे, ठीक है। लेकिन बच्चों
आपको ये ध्यान रखना है कि शेड्यूल 3 से 3 लोगों को छूट दी गई है। क्या ध्यान रखना है? शेड्यूल 3 से 3 लोगों को छूट दी गई है, और वो 3 लोग कौन है? आपके प्रेसिडेंट, आपके वाइस प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग से आर्टिकल के तहत शपथ की बात की गई है। इन तीनों के लिए अलग से शपथ का प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान किया गया है, जैसे बात की जाए प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने के लिए आर्टिकल 60 में प्रावधान जोड़े गए हैं, और बोला गया है आर्टिकल 60 के तहत आपको क्या लेनी है? शपथ। वैसे ही एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने के लिए आर्टिकल 59 में कहा गया है, आर्टिकल 69 में कहा गया है, और आर्टिकल 69 के तहत आपको शपथ दिलाई जाएगी। मतलब वाइस प्रेसिडेंट अगर आप बनते हैं तो आप आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेंगे, शेड्यूल 3 के तहत नहीं। और अगर आप गवर्नर बनते हैं तो आप शपथ लेंगे आर्टिकल 159 के तहत। ठीक है, आपको शेड्यूल 3 के तहत शपथ नहीं लेना है। तो शेड्यूल 3 के तहत कौन कौन शपथ लेगा? तो कैंडिडेट, मेंबर और मिनिस्टर, यूनियन के इलेक्शन की और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन की, दोनों के कैंडिडेट, मेंबर और ये मिनिस्टर शपथ लेंगे। जजेस शपथ लेंगे और कैग का मेंबर शपथ लेंगे। ठीक है, लेकिन इस शेड्यूल 3 से 3 लोगों को छूट दी गई है। पहला है हमारे प्रेसिडेंट साहब, दूसरा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, और तीसरे हैं हमारे गवर्नर साहब। प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेंगे, और गवर्नर साहब आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं शेड्यूल 4 की। बच्चों, शेड्यूल 4 में हम ये देखें कि राज्यसभा में जो सीट होगी उसके अलोकेशन की बात किया गया है, उसके वितरण की, राज्यसभा में सीटों के विभाजन की बात किया गया है, सीटों के बंटवारे की बात किया गया है। और ये जो राज्यसभा में सीटों का विभाजन या सीटों का एलोकेशन होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या। ठीक है, मतलब कैसे सीटों का विभाजन होगा? जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का विभाजन, किसके मध्य विभाजन की बात किया गया है? किसके मध्य विभाजन की बात किया जा रहा है? तो ये विभाजन किया जाएगा राज्यों के मध्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य। ये विभाजन किया जाएगा राज्यों के मध्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य। तो सीटों का जो विभाजन होगा उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रख के, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सीटों के विभाजन के बारे में बात की गई है। तो शेड्यूल 4 किसके बारे में है? राज्यसभा में सीटों के विभाजन से जुड़ता है शेड्यूल 4। ठीक है, शेड्यूल 4 राज्यसभा में सीटों के विभाजन से जुड़ता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 4 के बाद हमारा नंबर आता है शेड्यूल 5 का। ठीक है, शेड्यूल 5 क्या बोलता है बच्चों? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शेड्यूल 5 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की और कंट्रोल की। शेड्यूल 5 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की और कंट्रोल की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की और कंट्रोल की बात करता है। किसके कंट्रोल की? शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है।
और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए इसको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को थोड़ा नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो शेड्यूल, ये जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात किया गया है, तो हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़े हुए कितने स्टेट हैं हमारे पास, कितने स्टेट हैं हमारे पास। तो आप को पता है कि हमारे पास 14 स्टेट ऐसे हैं जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग और शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत वो आते हैं। तो इन 14 क्षेत्रों को हमने 2 भागों में बांट दिया है। प्यारे बच्चों, इस 14 क्षेत्रों को हमने 2 भागों में बांट दिया है और एक भाग में हमने रखे कितने स्टेट, 10 स्टेट, और एक भाग में हमने रखे कितने स्टेट, 4 स्टेट। 10 स्टेट वो स्टेट थे जिनके प्रशासन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा ज्यादा था। ये 10 शेड्यूल्ड एरिया ऐसे थे जिनके प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा ज्यादा था, और ये 10 शेड्यूल क्षेत्रों को हमने रखा शेड्यूल 5 में। कहां रखा? शेड्यूल 5 में। और जो 4 स्टेट थे, कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को हमने रखा शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में अगर स्पेसिफिक होके बात करूं तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल इनसे जुड़ता है? तो आर्टिकल 244 शेड्यूल 5 से भी जुड़ता है, शेड्यूल 6 से भी जुड़ता है। आर्टिकल 244 जो है वो किससे जुड़ता है? शेड्यूल 5 से भी जुड़ता है और शेड्यूल 10 से भी जुड़ता है, ठीक है। तो शेड्यूल 5 में ऐसे 10 राज्यों को रखा गया जहां सरकारी हस्तक्षेप एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है, और शेड्यूल 6 में ऐसे स्टेट को रखा गया जहां बहुत ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप करने नहीं दिया गया, मतलब जनजातियों को उनके प्रशासन की स्वायत्तता देने का हमने प्रयास किया, जैसे असम, जैसे त्रिपुरा, जैसे मेघालय, जैसे मिजोरम। अब प्रश्न ये उठता है वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जो शेड्यूल 5 में शामिल हैं? तो शेड्यूल 5 में बच्चों शामिल 10 राज्य को याद रख करिएगा। पहला तो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी। छत्तीसगढ़ का एक पड़ोसी है झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दूसरा पड़ोसी है उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का तीसरा पड़ोसी है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का चौथा पड़ोसी है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ का एक और पड़ोसी है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का एक और पड़ोसी है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 3 राज्य और हैं, और 3 राज्य कौन कौन से होंगे? गुजरात, ठीक है, दूसरा राजस्थान, ठीक है, और तीसरा क्या होंगे? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ के 7 छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी हो गए जो शेड्यूल 5 में शामिल है। और 3 राज्य को अलग से याद रखना है, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। गुजरात में भील जनजाति बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। राजस्थान में मीणा लोग पाए जाते हैं जनजाति। हिमाचल तो फिर जंगल है उसमें समझ में आता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसके लिए? शेड्यूल्ड एरिया का और शेड्यूल्ड ट्राइब का। इससे संबंध में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 बोलता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से। शेड्यूल 6 किससे जुड़ता है? असम, त्रिपुरा,
त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के नियंत्रण से और प्रबंधन से। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के नियंत्रण से और प्रबंधन से जुड़ता है कौन सा? शेड्यूल 6। और शेड्यूल 5 किससे जुड़ता है? शेड्यूल 5 10 स्टेट के नियंत्रण और प्रबंधन से जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिकैप मार लेते हैं 6 शेड्यूल का। देखो, अभी इसमें हम देखें कि शेड्यूल 1 में हम देखें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम से और टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज है उसकी, ठीक है, या टेरिटोरियल जुडिक्शन जो है उसका, ज्यूरिडिक्शन जो है उसका, उसके बारे में बात की गई है। और जैसे मैं एग्जांपल दिया, जैसे छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ का नाम आपको कहां मिलेगा? शेड्यूल 1 में मिलेगा। उसके क्षेत्रों के बारे में विवरण कहां मिलेगा? आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? वेतन के बारे में बात करता है, भत्तों के बारे में बात करता है, और जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करता है। किसके विशेषाधिकार की बात करता है? किसी के वेतन की, भत्तों की बात करता है तो राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, चेयरपर्सन के, डिप्टी चेयरपर्सन के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के और कैग के। उसके बाद आ जाइए शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है शपथ की। शेड्यूल 3 बच्चों बात करता है शपथ की। किसके शपथ की बात करता है? कैंडिडेट के, मेंबर के और मिनिस्टर्स के, चाहे वो संघ के हो, चाहे वो राज्य के हो, चाहे वो यूनियन के हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हो, उन दोनों के कैंडिडेट, मेंबर और मिनिस्टर्स की बात करता है। जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, और कैग के मेंबर की बात करता है। उसके बाद आ जाइए शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 बात करता है राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पे सीटों के विभाजन की बात करता है। राज्यसभा में जो सीट है का एलोकेशन होगा वो किसके आधार पे होगा? आपको पता है, पॉपुलेशन के आधार पे। किसके बीच होगा? राज्यों के बीच और यूनियन टेरिटरी के बीच। किसके बेसिस में होगा? पॉपुलेशन के बेसिस में होगा। ठीक है। शेड्यूल 5 किसके बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है। किसके? शेड्यूल्ड एरिया के और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से बात करता है। अगर बात की जाए स्टेट की, तो कितने स्टेट हैं जो शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाता है, जो संबंधित है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से? तो 14 स्टेट हैं। इन 14 राज्यों को 2 भागों में बात कर दिया गया है, एक में 10 है और एक में 14 है। जो थोड़े कम सेंसिटिव हैं उनको 10 भागों में, 10 राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, और जो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं उनको 4 राज्यों में रखा गया है। जो थोड़े कम सेंसिटिव हैं उन 10 राज्यों का प्रशासन शेड्यूल 5 के तहत किया जाएगा, और जो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है उनका प्रशासन शेड्यूल 6 के आधार पे किया जाएगा। अब बात आती है शेड्यूल 7 की। शेड्यूल 7 में हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। शेड्यूल 7 में हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की। डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, शक्तियों के हस्तांतरण या विभाजन की बात करते हैं। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर होगा बच्चों, वो एक लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा, एक लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और संविधान 3 प्रकार के लिस्ट का निर्माण किया है। संविधान में 3 प्रकार के लिस्ट की व्यवस्था है। एक को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और ये यूनियन लिस्ट, जिसका एक नाम संघ सूची भी है, संघ सूची भी है, ठीक है, उसमें कुल 100 सब्जेक्ट हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 सब्जेक्ट है या 100 विषय है या 100 मैटर है। इन 100 मैटरों में कानून के निर्माण करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा। ठीक है। उसके बाद एक दूसरी लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का संबंध है
राज्य सूची से, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची। वर्तमान में राज्य सूची में अगर देखा जाए तो 61 सब्जेक्ट है, लेकिन पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 61 कर दिए गए। और 5 विषय जो कि कहा गया थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसके बाद वेट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट और एजुकेशन, शिक्षा। ये 5 विषय को हमने कहां हस्तांतरित कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। ये 5 विषय हमने कहां हस्तांतरित कर दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में। बात की जाए अगर कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की, कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में वर्तमान में 52 विषय हैं, 52 मैटर हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, और इन 52 सब्जेक्टों में नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। मतलब ये 52 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अब अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां केंद्र का कानून अधिमान्य होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए फॉरेस्ट का कोई एरिया है, या फॉरेस्ट कवर के लिए केंद्र ने एक कानून का निर्माण किया और बोला प्रत्येक राज्यों को अपना 1/3 फॉरेस्ट कवर करना होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह कह दिया कि हमारे पास 1/3 जमीन तो मैदान है, उसको भी अगर हम फॉरेस्ट कवर कर दिए तो हम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे। तो अगर इस नियम के काउंटर में राजस्थान सरकार ने एक रेगुलेशन पास किया और उन्होंने कहा हम 1/3 में नहीं, हम 1/10 में लगाएं, मतलब 10% भाग में हम लगाएंगे, 1 लगाएंगे। लेकिन आपको पता है इस पर दोनों लोगों ने कानून बनाया, यूनियन ने भी और स्टेट ने भी। लेकिन किसका कानून अधिमान्य होगा? यूनियन का, ठीक है, यूनियन का। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि केंद्र और राज्य दोनों के बनाए गए कानून पर राज्य का कानून अधिमान्य हो? ऐसी कोई स्थिति का बात अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन एक एक्सेप्शंस के तौर पे एक नियम याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, यदि केंद्र के बनाए गए कानून को राज्यपाल द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति को बिल भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उसमें अपनी सहमति दे देते हैं, तो राज्य के बनाए गए कानून केंद्र के बनाए गए कानून पर अधिमान्य होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूल 7 आप समझे डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, और ये जो पावर ऑफ डिवीजन है वो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर आप देख रहे हैं उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 3 लिस्ट में बांटा गया है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होगा। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और इन 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, लेकिन पहले कितने थे? 66 विषय। इन 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कॉन्करेंट लिस्ट में हस्तांतरित कर दिया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट में अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 जुड़ता है लैंग्वेज से, भाषा से जुड़ता है। ठीक है, शेड्यूल 8 जुड़ता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज से जुड़ता है, भाषा से जुड़ता है, और ये उन भाषाओं के बारे में बात करता है
जिसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, यह शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला जाता है, यह संविधान की मान्यता मिल चुकी है। इन भाषाओं को संविधान की मान्यता मिल चुकी है। ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है? तो ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है। पर क्या स्टार्टिंग से हमारे पास 22 भाषाएं थी? तो नहीं, स्टार्टिंग में हमारे पास 14 भाषाएं थी जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा जाता था। बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया और अभी वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मान्यता प्राप्त है, यह दर्जा प्राप्त है, यह संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें हमको इस शेड्यूल 8 में हमको क्या पढ़ना है? तो पहले तो हमको ये 14 भाषाएं याद होनी चाहिए, उसके बाद ये जो 8 भाषाएं हैं वो याद होनी चाहिए। कुल मिला के 22 भाषाएं याद होनी चाहिए। और इन 8 भाषाओं को किन किन संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 14 भाषाओं को याद करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत आसान है। स्टार्टिंग में हमने हिंदी, संस्कृत और उर्दू को शेड्यूल्ड भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, उसके बाद एक एक लाइन से मैप से याद रखते जाओ। कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी हो गया। उसके बाद पंजाबी, ठीक है। उसके बाद बंगाली, उसके बगल में असमिया या असम की भाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की भाषा उड़िया हो गया। ठीक है, उड़िया हो गया। उसके बाद देखो बंगाली, असमिया, उड़िया हो गया। उसके बाद तेलुगु हो गई। ठीक है, उसके बाद तमिल हो गई। ठीक है, तमिल हो गई। तमिल के बाद क्या हो गई? मलयालम हो गई। मलयालम के ऊपर क्या हो गई? कन्नड़ हो गई। कन्नड़ के ऊपर क्या हो गई? मराठी हो गई। उसके बाद क्या हो गई? गुजराती। ठीक है, तो टोटल 14 भाषाएं थी जो स्टार्टिंग में संवैधानिक भाषा के रूप में जानी जाती थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और गुजराती। ठीक है, उसके बाद में हमने 8 भाषाएं और विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ना चालू किया। तो पहली भाषा जब हमने जोड़ा तो उसके लिए हमने 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 या 21वां संविधान संशोधन 1967 पास किया और हमने सिंधी को अपनी 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया। किसको शामिल किया? सिंधी को शामिल किया। उसके बाद हमने 71वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पास किया और 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया। किसमें? संवैधानिक भाषा के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमने 92वां संविधान संशोधन 2003 पास किया। 92वां संविधान संशोधन 2003 पास किया और हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जिसको अपन बोड मास के रूप में याद करते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है जो आपको याद हो जाएगी। देखो 22 भाषा को नक्शे से याद करना है। पहले 14 भाषाओं को टारगेट कर लो, 3 भाषाओं को पहले याद करो। ठीक है, 3 भाषाओं को पहले याद करो मेरे साथ। 3 भाषा कौन कौन सी है आपकी? पहले तो हिंदी हो गई, दूसरा संस्कृत हो गई, तीसरा उर्दू हो गई। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तीनों क्या हो गई? 3 भाषा हो गई। उसके बाद कश्मीर से चालू करो, कश्मीर के नीचे पंजाबी के नीचे लास्ट में बंगाली के बगल में असमिया। अब बंगाल के नीचे उड़िया। ठीक है, उड़िया के नीचे
तेलुगु, तेलुगु के नीचे तमिल, तमिल के बगल में मलयालम, मलयालम के ऊपर कन्नड़, कन्नड़ के ऊपर मराठी, मराठी के ऊपर गुजराती। ठीक है, उसके बाद जो 8 भाषाएं हमने शामिल की, वो 8 भाषाएं कौन कौन सी थी? पहले तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के सहायता से हमने सिंधी को शामिल किया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन की सहायता से हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म क्या है, नमक करके याद रख सकते हो। क्या है? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जिसको आप शामिल किए हो, विदेश की भाषा है जिसको शामिल किए हो। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? बोर्ड मास। कैसे याद रखोगे? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास करके जो अपन नियम पढ़ते थे ना बचपन में, सही और का जोड़कर, भाग गुणा कर, मीत वाला, तो ये बोर्ड मास का नियम की सहायता से याद रखोगे। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2003। एग्जाम में इनमें से कोई एक भाषा भी पूछ सकता है, इनमें से कोई एक भाषा और ये संविधान संशोधन, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं शेड्यूल 10, ये सॉरी शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 के बारे में देखते हैं। शेड्यूल 9 बोलता है जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार। और जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के लिए को या शेड्यूल 9 को संविधान में जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 की सहायता से। प्रथम संविधान संशोधन 1951 की सहायता से 9वीं शेड्यूल को या 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और हमने ये किया कि इसमें हमने ये बोला कि जो भी विधि इस अनुसूची के अंतर्गत आएगी उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, जो भी विधि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगी उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और न्यायिक समीक्षा अगर नहीं की जा सकती, इसका कालांतर में दुरुपयोग चालू हो गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में एक निर्णय दिया और ये बोला कि 24 अप्रैल ठीक है 24 अप्रैल 1975 ठीक है 24 अप्रैल 1975 के बाद से अगर कोई कानून 9वें शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 9 में दर्ज जोड़ा जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जैसी संविधान देश को समर्पित किया गया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक अजीब सी लड़ाई चालू हो गई। सरकारें नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के प्रयास में मौलिक अधिकारों का हनन करना चालू कर दी और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। ठीक है, तो न्यायपालिका से अपनी कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक 9वीं शेड्यूल जोड़ा और 9वीं शेड्यूल जोड़ने के बाद उन्होंने किया कि इसको जोड़ा किससे? प्रथम संविधान संशोधन 1951 से।
और इस विधि को ये बोल दिया गया कि अगर इसको नौवीं कोई भी कानून बना के 9वें शेड्यूल में अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से 2007 में इस निर्णय को बदल दिया और ये बोला कि 24 अप्रैल 1975 से अगर कोई भी कानून शेड्यूल 9 में जोड़ा जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 10, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 क्या बोलते हैं? दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम के बारे में बात करता है शेड्यूल 10। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। इसको संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें राजनीति में हो रहे खरीद फरोख्त को रोकने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से राजनीति में हो रहे खरीद फरोख्त या पैसे के दुरुपयोग से मेंबर्स की जो खरीद फरोख्त होती थी उसको रोकने का प्रयास किया गया। किसके माध्यम से? शेड्यूल 10 के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 से हमने पंचायत को जोड़ा और पंचायत को जोड़ने के लिए हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 पास किया और इसमें हमने कितने मैटर रखे? 29 विषय रखे हमने। किसमें? पंचायत से संबंधित। किसमें? शेड्यूल 11 में। और अंतिम शेड्यूल हमने जोड़ा शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 से हमने जोड़ा म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा और म्युनिसिपैलिटी में हमने किसके माध्यम से जोड़ा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और इसमें हमने कितने विषय रखे? 18 विषय रखे, 18 मैटर रखा। कितने मैटर रखे? 18 मैटर रखे। ठीक है, तो आशा करता हूं शेड्यूल की एक क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो ऐप में शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल करके इससे संबंधित डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें मैं छोड़ रहा हूं कि शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको बोला कि संशोधन कि क्या शेड्यूलों में परिवर्तन किया जा सकता है, अमेंडमेंट पास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक मैं इसलिए अभी अलग कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए मैं अभी अलग कर रहा हूं कि अगर बात किया जाए संशोधनों की, ठीक है, तो संशोधन के लिए अलग से एक टॉपिक है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, अभी हम संविधान पढ़ना ही नहीं चालू किया और हम संशोधन में आ जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि जब जब संविधान के मुख्य प्रावधानों में अंतर देखने को मिलेगा तब तक संविधान की अनुसूचियों में भी अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि अनुसूची कुछ नहीं, संविधान में जो वर्णित आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उनकी विशेषता बताता है, उनके जुड़े प्रावधानों को विस्तारित देता है या उनके से जुड़े हुए प्रावधानों को विवरण करता है, विवरणित करता है। ठीक है, डिटेलिंग करता है उसकी। ठीक है, जैसे पंचायत राज है, पंचायती राज है, पंचायती राज के बारे में बात करता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 पंचायती राज के बारे में बात करता है। लेकिन आपको पंचायती राज की डिटेलिंग चाहिए तो आपको शेड्यूल 11 में आना पड़ेगा। ठीक है,
अब आर्टिकल 40 में कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको शेड्यूल 11 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न इस संशोधनों से जुड़ता हुआ ये आता है कि क्या इसमें सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन किया जाता है, क्या स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधन होता है, क्या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% राज्यों के कंसर्न से इसमें अमेंडमेंट होता है। तो ये सारे विषय हम संविधान संशोधन की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।